नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल जीएस विथ मी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे पहला क्लास पॉलिटी। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद ही हम कोई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, या अगर कोई अदर सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी वगैरह स्टार्ट करते हैं तो पैरेलल में चलेगा, पॉलिटी भी चलेगा, ज्योग्राफी भी चलेगा, और पूरी कंप्लीट पॉलिटी हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में प्रस्तावना। प्रियम्बल्स। सबसे पहले तो ये देखिए प्रस्तावना आया कहां से। सबसे पहले प्रस्तावना अमेरिका ने अपने संविधान में सम्मिलित किया था। प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में सम्मिलित किया था। इसके बाद कई देश अपने अपने संविधान में क्या किए, प्लस सम्मिलित किए, जिसमें भारत भी एक देश था। भारत जो अपना देश है वो भी अपने संविधान में सम्मिलित किया। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रस्तावना की जो अवधारणा है, प्रस्तावना की अवधारणा जो है कहां से ली गई है, तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो भाषा है प्रस्तावना की वो कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है ना। प्रस्तावना में ये दिया गया है कि आखिर प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना किसी भी संविधान का परिचय पत्र होता है। ठीक है, प्रस्तावना किसी भी संविधान का क्या होता है, परिचय होता है। प्रस्तावना किसी भी संविधान का क्या होता है, परिचय होता है या भूमिका होता है। भूमिका किसी भी संविधान का क्या होता है, परिचय या भूमिका होता है। प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना में सीधे सीधे लिखा गया कि हम भारत के लोग भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। ये सीरियल वाइज याद रखिएगा, ये आत्मर्पित इधर नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात, अब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है प्रस्तावना का। आखिर हम प्रस्तावना क्यों पढ़ते हैं, प्रस्तावना का महत्व क्या है, तो बताते हैं। प्रस्तावना का जो महत्व है, प्रस्तावना का महत्व, सबसे पहला काम, पहले ये देख लीजिए कि प्रस्तावना कैसे आया। सबसे पहले प्रस्तावना जो है 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान सभा में इसको रखा। संविधान सभा के सम्मुख इसको प्रस्तावित किया। ठीक है, संविधान सभा के सम्मुख इसको लाया गया। मतलब ये समझ लीजिए कि सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू जी ने संविधान सभा के सम्मुख रखा इसको। उसके बाद 1 महीना 10 या 9 दिन बाद 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा ने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब इसका प्रस्तावना का जो मेन इंपॉर्टेंस हम वो चीज पढ़ते हैं। आखिर प्रस्तावना का इंपॉर्टेंस क्या है, प्रस्तावना का महत्व सबसे पहला तो ये समझ लीजिए कि प्रस्तावना में ये दिया गया है, प्रस्तावना में ये बताया गया है कि शासन प्रणाली का स्वरूप। प्रस्तावना में ये दिया गया है शासन प्रणाली का
शासन प्रणाली का स्वरूप, शासन प्रणाली का स्वरूप और उद्देश्य। थोड़ा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, सही हो जाएगा। शासन प्रणाली का स्वरूप और उद्देश्य, पहला चीज तो ये दिया गया है। प्रस्तावना का महत्व क्या है? प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में शासन प्रणाली का स्वरूप और उद्देश्य बताया गया है। स्वरूप क्या है? स्वरूप क्या है? समप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। दूसरा, शासन प्रणाली का उद्देश्य जो दिया गया, न्याय दिया गया है। शासन प्रणाली का उद्देश्य क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए। अब स्वरूप में हम देखेंगे कि संप्रभु क्या होता है। मतलब भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हाँ, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, क्योंकि भारत किसी भी निर्णय को लेने के लिए सक्षम है, कि भारत के आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से किसी के दबाव में नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है। ठीक है। समाजवादी, संसाधनों का समतामूलक वितरण। भारतीय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को संसाधनों का लगभग समतामूलक वितरण किया जाएगा, मतलब संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक किया गया है। पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। लोकतंत्र, देश शासन प्रक्रिया में जनता की बात, मतलब वही कहा जाता है ना, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। मतलब शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी, जनता की भागीदारी। गणराज्य, मतलब जो अंतिम व्यक्ति है, जो अंतिम भारत का जो अंतिम शक्ति है, वो जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति, ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है। दूसरा उद्देश्य न्याय। न्याय 3 प्रकार का होता है। न्याय जो है 3 प्रकार, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक, सामाजिक न्याय मतलब समाज के प्रत्येक वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, मतलब देश के प्रत्येक वर्ग को या प्रत्येक नागरिक को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। आर्थिक न्याय मतलब संसाधनों का समतामूलक वितरण। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक व्यवस्था में हर व्यक्ति का सक्रिय रहना। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता 2 तरह का होता है, एक व्यापक अर्थ में होता है, एक नकारात्मक अर्थ में होता है। ठीक है। तो नकारात्मक अर्थ में स्वतंत्रता ये होता है कि जैसे नकारात्मक अर्थ में स्वतंत्रता, मान लीजिए कि बाहरी स्वतंत्रता का अभाव, बाह्य प्रतिबंधों का अभाव, मतलब आपका बाहरी प्रतिबंध न हो, आपके ऊपर बाहरी किसी भी तरह का प्रतिबंध न हो, आप जिस तरह से मन करे उस तरह से चलें, रोड पे चलें, रोड पे डंडा भांजते हुए चलें, जैसे मन करे वैसे चलें, आप रोड पे किसी साइड में गाड़ी चलाओ। तो ये जो होता है बाह्य प्रतिबंधों का, ये नकारात्मक अधिकार है स्वतंत्रता का। ठीक है ना, ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का सही अर्थ होता है कि आंतरिक प्रतिबंधों का अभाव, मतलब आपके व्यक्तित्व के विकास को नहीं रोका जा सकता है, और आपके आंतरिक प्रतिबंधों, आपके मतलब आप ये समझ लीजिए किस चीज की स्वतंत्रता है? विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आस्था की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्त, विश्वास की स्वतंत्रता है, आस्था की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है। विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। विचार मतलब अपने विचार कब बनते हैं? जब किसी चीज को हम सुनते हैं, जानते हैं, तब हमारे विचार बनते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विचारों का संप्रेषण करना, मतलब किसी तक पहुंचाना, किस माध्यम से?
सांकेतिक माध्यम से या लिखित माध्यम से या बोल करके, ठीक है। और विश्वास, किसी भी धर्म का वो करना, मतलब विश्वास मतलब किसी भी धर्म को स्वीकार करना, किसी भी रिलीजियस को स्वीकार करना, ठीक है। आस्था, धार्मिक स्वतंत्रता जिसको कहते हैं। उपासना मतलब कर्म कांड करने की स्वतंत्रता आपको है, ठीक है। समानता मतलब समानता, इस सभी के साथ समान व्यवहार, सभी के साथ समान व्यवहार, लेकिन इसमें समानता में समता भी होता है। राज्य कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे महिलाओं के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए, ठीक है। बंधुत्व, हम की भावना, हम की भावना, ठीक है। पहला तो ये चीज जोड़ा गया है, शासन प्रणाली का स्वरूप और शासन प्रणाली का उद्देश्य। दूसरा चीज आपको हम बताते हैं क्या है संविधान की प्रस्तावना में इंपॉर्टेंस, महत्व। दूसरा है आपका संविधान निर्माण की तिथि, विधान निर्माण की तिथि मतलब 26 नवंबर 1949, ठीक है। तीसरा क्या है, भारतीय शक्ति के जो स्रोत हैं, संविधान की जो शक्ति का स्रोत है, संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वो भारत की जनता है, भारत की जनता है, ठीक है। इसके बाद आप कई चीजें देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देख लीजिए आप कि इसके बाद हम देखेंगे, ये चीजें हो गई इंपॉर्टेंस, महत्व। इसके बाद हम देखेंगे कि मूल संविधान की प्रस्तावना जो है, मूल संविधान है, मूल संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से शब्द हैं। जो मूल संविधान है उस संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, संप्रभु शब्द है, संप्रभु। लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक शब्द है। गणराज्य है, गणराज्य है। उसको न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये जो 2, 3, 4, 3 ये जो वर्ड हैं, ये मूल संविधान की प्रस्तावना में है। ये जो मूल संविधान का प्रस्तावना है उसमें ये सारे वर्ड हैं। तो हम ये कहेंगे कि समाजवादी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये कहां गए मतलब समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द ये कहां से जोड़े गए और क्यों जोड़े गए। क्या इसको नहीं जोड़ा जाता तो काम नहीं चलता? बिल्कुल नहीं चलता, चलता भी, लेकिन समझ लीजिए कि ना के बराबर। प्रॉब्लम्स तो होती है। ये जोड़ने की तार्किकता क्या है, ये क्यों जोड़ा गया, बताते हैं हम। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द क्यों जोड़ा गया संविधान के प्रस्तावना में। सबसे पहले देखिए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ने की तार्किकता क्या है, तार्किकता क्या है, क्यों जोड़ा गया। सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए, इसके जोड़ने के पीछे कई कारण है। पहला कि सन 1900 जब भारत आजाद हुआ, 1947 से लेकर के
1967 तक भारत पर 3 बड़े संकट थे। कितने बड़े? 3 बड़े संकट थे। पहला सुरक्षा संकट, सुरक्षा का संकट, ठीक है, पहला सुरक्षा का संकट। दूसरा बात विकास का संकट, तीसरी पहचान संकट, पहचान का संकट, ठीक है। सुरक्षा संकट क्या था? सुरक्षा से संबंधित प्रॉब्लम्स क्या थे? सबसे पहला 1962 में चीन द्वारा युद्ध, चीन से वार हुआ, भारत की जिसमें हार हुई। चीन ने अचानक क्या कर दिया? भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से भारत को हार मान, मतलब कई इसमें कारण हैं, और भारत के कुछ क्षेत्र ले लिया चीन ने। 1965 में पाक युद्ध, इसमें तो बल्कि भारत की जीत हुई, पाक ने क्या किया? जम्मू एंड कश्मीर में घुसपैठियों वाला काम कर दिया। पाकिस्तानी जो सैनिक थे जम्मू एंड कश्मीर में घुसपैठ का काम करना स्टार्ट कर दिए और सीधे सीधे जम्मू एंड कश्मीर में कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिए, लेकिन फिर भगाया गया उनको, ठीक है। फिर 1967 में नक्सलवाद, अलगाववाद, कुछ ऐसे राज्य थे भारत के, जैसे मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, ये सब अलग देश की मांग कर रहे थे, ये अलग देश की मांग कर रहे थे, ये अलग देश की मांग कर रहे थे। इसलिए ये कुछ लोग अलगाववादी हो गए थे। इसी में कुछ विदेशी तत्व ऐसे थे जो भारत में अलगाववाद का व्यवस्था ला रहे थे, मतलब नक्सलवादियों को हथियार दिया जा रहा था। भारत को तोड़ने के लिए, उस स्थिति को और मजबूत करने के लिए अखंडता शब्द जोड़ा गया। उस स्थिति को और मजबूत करने के लिए अखंडता, मतलब भारत के अखंड नहीं हो सकता कभी भारत। उसके बाद विकास का संकट, विकास का संकट, भारत में भूखमरी हो गई थी, भूखमरी स्टार्ट हो गई थी, भूखमरी हो गई थी, ठीक है। खाद्यान्न संकट हो गया था। यही वह समय है जब इंदिरा गांधी अमेरिका में गई थी, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि देखो यार, देखो कोई लड़की आई है, इसको दे दो, क्या मांगती है इसको दे दो। इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका में मतलब इंसल्ट किया गया था, ठीक है। तो उसी समय इंदिरा गांधी जब अमेरिका से आई तो वहीं अपने वैज्ञानिकों को कहा कि क्या हमारे साइंटिस्ट इतने योग्य नहीं है कि हम अपने लोगों को जीने और खाने के लिए संसाधन नहीं दे सकते, अपने लोगों को जीने और खाने के लिए क्या अनाज नहीं उगा सकते, उतना अनाज नहीं उगा सकते। तब जाकर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च स्टार्ट किया और कृषि क्रांति हुई। 1967 में कृषि क्रांति आया। उसके बाद पहचान का संकट, जब 1962 के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, तो भारत जो है एशियाई देशों का लीड कर रहा था, मतलब एशियाई देशों का नेता कहा जा सकता है, मतलब गुट निरपेक्ष नीति थी, उसको फॉलो कर रहा था, एशियाई देशों का नेता था। लेकिन जब ये हार हुआ भारत का, तो उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गए और सर झुक गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ, इसलिए पहचान की संकट हो गई। इसलिए अपने पहचान को पुनः प्राप्त करने के लिए पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया और ये कहा गया कि भारत का कोई राज्य का कोई, भारत जो है, भारत का कोई धर्म नहीं है, मतलब किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देगा, भारत का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। यही कारण थे कि समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए ये 1976 में, ठीक है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि पंथ निरपेक्ष, लोक समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ने की तार्किकता क्या है? तो ये तार्किकता हो गया आपका। ये कब जोड़े गए? तो 1976 में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान। सरकार किसकी थी? तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब देखिए विभिन्न विचारक प्रस्तावना को विभिन्न नजरों से देखते हैं। विभिन्न विचारक प्रस्तावना को विभिन्न नजरों से देखते हैं, जिसमें से कई विचारक ऐसे हैं जैसे कि, जिनमें से विभिन्न विचारक ऐसे हैं जैसे कि के.एम. मुंशी हैं। के.एम. मुंशी ये एक विचारक हैं जो प्रस्तावना को ये कहते हैं, प्रस्तावना जो है संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। प्रस्तावना संविधान की
की राजनीतिक जन्म कुंडली है, कुंडली है। ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है, ठाकुरदास भार्गव है, ठाकुरदास भार्गव। ये कहते हैं प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। जबकि वही अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहे हैं, संविधान की आत्मा कहे हैं, आत्मा। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार बनता है। उसके बाद अर्नेस्ट वार्कर हैं और गजेंद्र गडकर हैं, अर्नेस्ट वार्कर हैं और गजेंद्र गडकर है। अर्नेस्ट वार्कर हैं और गजेंद्र गडकर हैं। ये संविधान को प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं, कुंजी कहते हैं। उसके बाद एन पालकी वाला क्या एन ए पालकी वाला है, एन ए पालकी वाला। प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहते हैं, पत्र कहते हैं। संविधान को प्रस्तावना को संविधान का पत्र कहते हैं। वही बेरूवारीवाद एक निर्णय है, बेरूवारीवाद सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया 1960 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है। ठीक है। इसके बाद इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, प्रस्तावना की प्रकृति क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ प्रीएम्बल्स, प्रस्तावना की प्रकृति, प्रस्तावना की प्रकृति क्या है। देखिए इसमें कई निर्णय आए हैं, न्यायपालिका भी कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि प्रस्तावना गैर प्रवर्तनीय है, मतलब गैर प्रवर्तनीय है, मतलब प्रस्तावना को लागू करने के लिए आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते हैं, प्रस्तावना को लागू करने के लिए न्यायपालिका में नहीं जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, का भाग है। तो इसमें दो निर्णय है, एक बेरूवारीवाद आया, केस आया सुप्रीम कोर्ट से 1960 में। ठीक है। एक बेरूवारीवाद आया 1960 में, जिसमें कहा गया कि नहीं, संविधान का भाग नहीं है। जबकि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया, केशवानंद भारती 1973 में आया केरल राज्यवाद, जिसमें कहा गया कि हाँ संविधान का भाग है, उनका भाग है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेरूवारीवाद के निर्णय को पलटते हुए कहा कि संविधान का भाग है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। पुनः ये कहा कि क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है, क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो इस पे भी दो निर्णय आए, कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो बेरूवारीवाद आया, बेरूवारीवाद में
कहा गया कि नहीं, संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि हाँ संशोधन हो सकता है। ठीक है, 1973 में ये आया था। ठीक है, इसके बाद एसआर बम्बई एक केस आया, एसआर बम्बईवाद, एसआर बम्बईवाद एक केस आया जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का आधारभूत ढांचा है, ढांचा है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि किस केस में कहा गया कि जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है, तो एसआर बम्बईवाद में। ठीक है ना, ये रहा हमारा पूरा प्रियम्बल्स, ये हमारा पूरा प्रस्तावना रहा। प्रस्तावना से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों आप इसको सॉल्व कर, यहीं से आप टोटल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोगों को पॉलिटी में जो सेकंड क्लास है, देखते हैं क्या पढ़ाते हैं उसमें। इसके बाद का जो वो आता है वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।